नमस्कार दोस्तों, जी। दीपक कोहली आज आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो पेशे से एक लेखक भी हैं और अभी ये टीचर या अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेसर के लिए जिसे कह सकते हैं हम। इनका नाम है मनीषा कुमारी। ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये मुंबई में रह रहे हैं। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयदीप पत्रिका में। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा छोटा सा परिचय दीजिए हमारे पाठकों को, जिससे वो आपके बारे में थोड़ा जान सके। उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा, विषय है महिलाओं की सशक्तिकरण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जी मनीषा जी। जी, सर्वप्रथम धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस मंच पे मतलब कि आने के लिए ऐसे अवसर प्रदान किए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। मेरा नाम मनीषा झा है, लेकिन मैं मनीषा कुमारी इसलिए लिखती हूँ कि वहाँ पे शादी के बाद सरनेम चेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और बिहार में तो नाम के साथ कुमारी ही लगाते हैं, तो इसके लिए अभी तक मेरा नाम कुमारी ही चल रही, बट सरनेम झा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कुमारी कौन सा सरनेम है, तो बहुत लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो मैं ये बता रही, और मैं बीएससी गणित से मतलब बिहार विश्वविद्यालय से की हूँ, और महाराष्ट्र से एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है, और अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से मैं एमएससी कर रही हूँ। जी। और फिलहाल अभी महाराष्ट्र के विरार मतलब थाने में रह रही हूँ, यहाँ पे अपना खुद का घर है। ओके, ठीक है। मनीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर एक अलग ही विडंबना या एक अलग मानसिकता बनी हुई है। जैसे कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती या महिलाएं शिक्षा में कमजोर होती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? विस्तार से बताइए कि आपने अपने जीवन में शिक्षा को लेकर कितना संघर्ष किया और किस क्या क्या आपने झेली है। नहीं, ये बात तो सही है। मतलब हमारे समाज बोले तो हमारे घर से भी ऐसा सोचा जाता है कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती। जब शुरू में मैंने 10th पास की थी तो भी किसी को विश्वास ही नहीं था कि मैं फर्स्ट क्लास से पास भी कर पाऊंगी। बोलते थे ये लड़की है क्या कर पाएगी, इसको 10वीं कर लिया शादी कर देंगे बस बात हो गया खत्म। लेकिन मैंने अपने खुद के दम पे, मम्मी पापा ने समझे तो साथ दिए, और उन्होंने, पापा भी नहीं उतना दिए क्योंकि पापा उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने 12वीं में मतलब पढ़ने के लिए कहा गया। तो फिर उस समय में मुझे बहुत कंफ्यूजन थी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। सबसे पहला यही था आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे साइंस लेना है, तो उस समय भी मेरे घर से बहुत सारे ताने मिलने लगे कि लड़कियां हो के साइंस पढ़ेगी, लड़कियां हो के ये करेगी, लड़की तो कर ही नहीं सकती है साइंस। पढ़ना है तो आर्ट लेके घर में बैठे रहो, होम साइंस ले लो, ये सब पढ़ो, बस खाना बनाना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं बोली नहीं, आप लोगों का जो ये सोच है ना, इसको मुझे गलत साबित कैसे भी करके करना है। तो मैंने साइंस भी लिया और मैथ भी लिया उसमें, और उसमें भी 12th में मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। फिर ग्रेजुएशन की बारी आई तो उस समय मतलब मेरे शादी के लिए भी बात होने लगे। उम्र तो बहुत छोटी थी, फिर भी घर की सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ। मैं 3 बहन और एक छोटा भाई है मेरा। तो मतलब फैमिली भी एकदम मध्यम वर्ग की फैमिली है, तो उतने हाई फाई भी नहीं है। और रही ग्रेजुएशन में तो सब लोग बोलने लगे कि चलो 12th कर लिया अब शादी करा देते हैं। हाँ, इन्होंने कहा साइंस से करेंगे तो कर लिया। तो फिर भी मैं बोली नहीं, मुझे जब पढ़ना है, जब मैं 12th कर सकती हूँ तो मैं ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकती, मैं ये कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। तो वहां पे ग्रेजुएशन में ही मतलब मेरी शादी भी तय हो गई थी। और रही बात थी कि उस समय भी मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट के लिए भी मतलब बहुत सारी ये थे, पर मेरी मम्मी ने कहा कि अगर तुझे बीएससी करना है तो गांव में रह के लड़कियां मतलब पढ़ाई नहीं कर सकती है बीएससी मैथ से, तो तुमको उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे गांव में है कि अपने बेटी बहू को बाहर हम पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो जी। मतलब ऐसी स्थिति थी, तो मैंने मतलब पार्ट 1 तो समझिए तो खुद से ही सेल्फ स्टडी करके मैंने क्लियर किया, तो वो भी फर्स्ट क्लास से आए थे। जी। और मेरी उस समय शादी हो गई, और जब शादी हुई तो उसमें कहा गया हमें कि मतलब शादी के बाद जब पति हो जाएंगे तो एक सपोर्ट रहेगा, तो फिर आप बाहर रह के मतलब क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और बीएससी कर सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं।
मतलब कि बस शादी हुआ, बस वो आगे की प्रक्रिया ही चालू रह गई। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने क्लास लगवाए हो, ये मतलब बातें होती थी कि हाँ मनीषा को पढ़ाना है, मनीषा को क्लासेस देना है, लेकिन बस बातों बातों में ही समय बीतता गया। और मतलब कि एसवाई का एग्जाम आया, फिर उसमें भी निकाल गई, तो सबको मतलब होने लगा कि चलो ये मतलब निकाल लेती है तो मतलब आगे भी पढ़ लेगी। बस टीवाई में आई तो फिर मेरे को बाबू हुआ, तो वही युवान जिसका नाम है मेरा बेटा का। तो मतलब मेरा बाबू 2 ही 3 महीने का था उस समय, तो मैंने फाइनल मतलब बीएससी का एग्जाम दी थी। पर उस समय मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब एग्जाम दे पाऊंगी सही से, क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन था कि महिला के लिए पढ़ पाना और ऊपर से ऐसे सब्जेक्ट मैं चुन ली थी कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती हो गई थी उसे मतलब पार करना। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं बोली कि कोई बात नहीं, अगर एक बार मैं असफल हुई तो मैं दूसरी बार तो जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन जरूर ईश्वर ने जरूर। चाहा तो हाँ ईश्वर ने चाहा, और फिर उस समय भी मैंने बीएससी बहुत ही अच्छे तरीके से और फर्स्ट क्लास से मैं पास कर गई। और उसके बाद मतलब कि रहा कि मुझे आगे पढ़ना है, तो सबको बोली कि जब मैं बीएससी किया तो फिर इतना पढ़ के कोई मतलब नहीं है, मैं पढ़ाई छोड़ दूं, तो मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने बोले गांव में ही रह के पढ़ाई करो। मैं बोली फिर शादी क्यों की है, जब गांव में ही रह के पढ़ना था तो फिर मैं मतलब कि एज होती तो मैं बाद में ही करती शादी ना, कम उम्र 18 की थी मैं, मतलब मेरी शादी हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मुंबई की पढ़ाई मतलब सिलेबस थोड़ी हार्ड होती है, ऐसा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसे बहुत मतलब कि रीजन हुए हैं जहाँ पे ना हमें मतलब पढ़ के रह गए। फिर मैं बोली देखती हूँ, हमें कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर मैंने मतलब बीएड के लिए सीटेट का एंट्रेंस टेस्ट दी, और उसमें भी मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, और बीएड में मेरे को फर्स्ट में और पहला ही मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। और वो भी जहाँ 2-3 लाख लगते हैं बीएड में, वहां पे मुझे 25,000 में मतलब की एडमिशन हुई थी। इतने अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट एडेड में हुआ था, तो मतलब बहुत अच्छे से बीएड भी हो गया, और अभी फिलहाल एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। बहुत बढ़िया। मनीषा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आपने अपना अपने बारे में बताया, विस्तार से बताया, आपको लगता है कि मतलब हमारे समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मतलब सरकार को या हम लोगों को खुद पहल करनी चाहिए, इस तरीके से पहल करनी चाहिए जैसे आपने शादी के बाद पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया, आप खुद बता रहे हैं कि मेरी पढ़ाई की चर्चा तो होती थी लेकिन कोई फैसला नहीं ले पाते थे हम जल्दी। और यस। मैंने देखा है बहुत सारे महिलाएं या लड़कियां क्या करती हैं, अच्छा खासा पढ़ लेती हैं, जैसे एमए बीए या अच्छी एमएससी ग्रुप कोर्स कर लेते हैं या डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं। इस पर भी अपना थोड़ा सा विचार रखिए, जिससे समझ में आए कि हाँ, पढ़ाई के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है। हाँ यस, इसमें मैं कहना यही चाहूंगी कि मतलब समाज ने भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि नियम कानून लगाए हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब बहुत सारे ऐसे अभियान भी चलाए हैं, स्लोगन है, कभी कहीं कहीं दीवार पे भी लिखा रहता है महिला सशक्तिकरण जरूरी है। लेकिन भाषण सुनने या कहीं पढ़ने से महिला में सशक्तिकरण नहीं होगा, उसके लिए हमें एकदम। खुद ही जागरूक होना पड़ता है। अब जैसे है कि हम दूसरे के लिए तो सुझाव देते हैं कि अरे उसके पति उसे डांटते हैं, उसके घर में वो डांटते हैं, लेकिन खुद हम भी उसी का शिकार होते जा रहे हैं, पर हम खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद के लिए जागरूक हो, तो फिर हम सामने वालों को जागरूक कर सकते हैं ना। किसी के कहने सुनने से मतलब कुछ नहीं होता है, जब तक हम अपनी प्रतिभा को हम नहीं पहचान पाएंगे तो सामने वाली हमारी कदर ही नहीं करेंगे। तो मैं सभी नारी से यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपनी शक्ति को जाने, अपनी प्रतिभा जो है हमारे अंदर, हम उस प्रतिभा को मतलब कि विकसित करें, और उसको हम दुनिया में लाके दिखाएं कि जो मर्द नहीं कर सकता वो औरत भी कर सकती है। कई जगह ऐसे होते हैं कि औरत और मर्द दोनों समान मतलब बराबर की हिस्सेदारी होती है। आप और क्या कहूँ मतलब कि शिक्षा के लिए। जी 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 जी, जी कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। नहीं, मैं यही कह रही थी कि अब कितनी लड़कियां होती है जो खुद भी पढ़ना नहीं चाहती है, बट वो जी जी। बाद में अपनी मम्मी पापा को बोलते हैं कि नहीं तुम ही गलत है, तूने मुझे नहीं पढ़ाया। जब शादी के बाद जब उसे प्रताड़ित किया जाता है तो सारा गलती मतलब वो अपने मम्मी पापा पे देने लगती है, मेरी मम्मी ने उस लड़के से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो लेकिन उसके लिए हम जिम्मेदार तो खुद होते हैं ना। मतलब आजकल छोटे छोटे कम उम्र की लड़कियां भी गलत दिशाओं में मतलब बढ़ती जा रही है बहुत।
तेजी से ही बढ़ती जा रही है। तो मैं उनको बोलूंगी कि सबसे पहले मैं अपने आप को शिक्षित करेंगे, तभी तो हमें समाज को भी शिक्षित करना है ना। बोला जाता है अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को मतलब शिक्षित करती है। जो पूरा परिवार शिक्षित होगा तो समाज होगा, और समाज शिक्षित होगा तो अब इसलिए है कि हमारा गांव देश भी शिक्षित होगा ना। तो वही मैं बोलूंगी कि लड़की को मतलब खुद आगे बढ़ना चाहिए, मतलब कोई हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए वैसा नहीं। और हाँ, जहाँ अगर महिला गलत है तो वहाँ गलत है, अगर उससे कोई पुरुष उसे सुधारना चाहते हैं तो उसे उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने मतलब आवेश में आ जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं हर जगह नारी है, नारी का ये है तो मैं ही सही हूँ। तो ऐसा नहीं है, हर नारी भी गलत हो सकती है और पुरुष भी एकदम सही हो सकता है। तो यहाँ पे ना कोई पुरुष गलत है ना नारी गलत है। हाँ, जहाँ पे अगर हम पढ़ लिख के भी मतलब कि अगर मूर्खों के जैसा काम कर रहे हैं, अगर कोई हमें बोल रहे हैं कि आज तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर हमारे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई घर में बोले कि आपको बाहर नहीं जाना है, तो आखिर क्यों नहीं जाना है ये हमें पूछने का हक है। आखिर कोई तो रीजन होगी ना कि लड़कियों का आखिर आज बाहर क्यों नहीं जाना है, तो उसके बारे में उनसे खुल के बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि वहां पे उन्होंने बोल दिया नहीं जाना है, चलो उसके पति बाहर चले गए, फिर से अपना ड्रेस चेंज किए, ऐसे किए, छुपके से चले गए, उनको आने से पहले वो घर पे आ गए। तो ये उनका एक गलत कदम होता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने घर के जो पेरेंट्स है या गार्जियन है जो भी है, उनसे खुल के बात करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले मतलब 10 बार सोचना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं कि महिलाओं को हमारे भारतीय सिस्टम में 50% आरक्षण मिलना चाहिए या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए, लेकिन उसका गलत फायदा भी नहीं उठानी चाहिए। अगर पुरुष मेहनत करता है तो महिलाएं भी मेहनत करती हैं। अगर आरक्षण मिला है 50%, तो हम उसका नाजायज नहीं 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 फायदा नहीं, नहीं उठा अभी सकते हैं। अभी अभी मिला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं क्या मिलना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली मिलना तो चाहिए, क्योंकि अभी नारी का मतलब इतना ज्यादा पतन होते आ रहा है। अभी भी मतलब राजस्थान में होता है कि मतलब बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। भले ही वहां की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, वहां के पढ़ाया भी जाता है तो बोलेंगे कि पढ़ लिख कर भी उसको घर में ही रहना है, ऐसी मानसिकता है। तो अगर ऐसी मानसिकता सबको दूर करना है तो मतलब 50% आरक्षण होनी चाहिए, ताकि वो भी समझे कि हाँ, महिला और पुरुष मतलब मैंने ऐसा कहीं देखा है आंखों के सामने ही, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके ओके, ठीक। आप क्या कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे इसे आसान बनाया जा सकता है, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाए? महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान होनी चाहिए। और मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि जो जैसे कानून बनते हैं, तो हमारे मतलब कितना भी शिक्षक पढ़ा दे, कितना भी बोलेंगे कि कंपलसरी है लड़कियों का आना, लेकिन जब तक उसके पेरेंट्स के दिमाग में मतलब ये बात नहीं आएंगे ना, तब तक वो महिला के शिक्षा में सुधार हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले उनके गार्जियन को मतलब कि शिक्षित होना चाहिए। अगर वो शिक्षित नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं अनपढ़ माता पिता, वो भी अपने बच्चों को बहुत ही आगे लेवल तक पढ़ाते हैं और उन्हें शिक्षित करते हैं। और लेकिन मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो खुद तो पढ़े लिखे होते हैं पर बच्चे को बोलते हैं कि नहीं तुम घर में रहो, आने वाला समय माहौल खराब है। तो फिर वैसा नहीं होनी चाहिए उनको। एकदम एकदम सही कहा और आपने। उसके लिए सरकार, एनजीओ बहुत सारे मतलब अभियान चलाए जाते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो उसको साइकिल का पैसा मिलेगा। जैसे कि अभी बिहार में ग्रेजुएशन करने पे 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो जी जी। इससे क्या है कि घर के माता पिता मतलब कि बच्चे मेरे ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसके लिए वो नहीं पढ़ा रहे, अरे जी जी। 50,000 रुपया मिलेगा ना, इसके लिए वो पढ़ा रहे हैं। तो ये भी सरकार के द्वारा किया गया जो अहम कदम है, वो भी मतलब एक तरह से सराहनीय ही है कि चलो कम से कम 50,000 रुपये के लिए तो अपने बच्चे को ग्रेजुएशन तो करा रहे हैं, ताकि वो अपने लिए सक्षम तो हो रहे हैं ना। तो यही सब। आप अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते शिक्षा आपके जीवन में क्यों जरूरी है और महिला सशक्तिकरण शिक्षा के लिए क्यों जरूरी है? ये महिला होने के लिए शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है, पर इसके लिए जरूरी है क्योंकि अगर एक अशिक्षित महिला है तो उसे हम कुछ भी कह देते हैं, अगर उसको हम बोल देते हैं कि हमें वहां पे काम है
और उसके घर के लोग मतलब कितने भी उसके साथ गलत करते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ उसका काम है और मैं अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक शिक्षित महिला होती है तो वहां पे वो पता करने की कोशिश करती है कि आखिर क्या काम है, वो क्यों बाहर थे, आखिर क्या रीजन है। तो ये सब उसके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। और जैसे कि अगर हम अशिक्षित है तो हमें रास्ते में कोई छेड़खानी किया, कुछ भी किया, तो ना हमें मालूम है कि हमें पुलिस को फोन करना है या महिला सशक्तिकरण महिला हेल्पलाइन को फोन करना है या हम किसी से मदद लेते हैं, तो उस समय हम शून्य हो जाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं। अगर हम वहीं पे शिक्षित है तो कोई भी लड़का हो या कोई भी हो, मतलब हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और हर जगह महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि अगर महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, उसमें घर में भी मतलब की वैल्यू होती है, उनकी सम्मान होती है इसके लिए। ठीक ठीक ठीक। तो अभी आप चाहते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े और एक बढ़िया पॉलिसी बने जिससे अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षित हो सकें। हाँ, ये मैं चाहती हूँ कि मतलब बढ़े और महिलाएं मतलब बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले, बहुत अच्छे से शिक्षित बने और हमेशा पीछे न रहे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप जैसे कि देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, इसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल रही, और इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उनको लेकर आप, जो सामान्य महिलाएं या लड़कियां पढ़ रही हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं? जी, उनके बारे में सोचकर उनसे प्रेरणा लेकर वो बढ़ सकते हैं। वो सोचते कि अगर एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन सकती है तो मैं क्या एक गांव का समाज सेवी भी नहीं बन सकती? क्या मैं एक शिक्षित भी नहीं, मैं एक प्रोफेसर भी नहीं बन सकती? तो ये बात को मतलब कि सोचते हुए देखते हुए मतलब उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है लड़कियों को, कि हर लड़कियां बैडमिंटन के क्षेत्र में मतलब हर खेल कूद से लेके मतलब हर क्षेत्र में लड़कियां जब आगे बढ़ रही है तो वो उनसे देख के मतलब कि बहुत प्रयास करती है कि वो जब कर सकती है तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती इसके लिए। एकदम एकदम सही कहा आपने। जैसे कि घरेलू हिंसाएं होती हैं, घरेलू हिंसाओं का मतलब आप जी महिला जी। होने के नाते सबसे मेन कारण क्या मानते हैं? घरेलू हिंसा होने के कारण सबसे मेन कारण तो यही है कि हम चुप हो जाते हैं, हमारी गलती भी नहीं होती है तो हम चुप हो जाते हैं उस पे। घरेलू हिंसा में ऐसा नहीं है कि हमारे पति ही हमको प्रताड़ित करते, उसमें सास ससुर भी हो सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि अब उसको लड़की है लड़का नहीं हो उसके लिए भी उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसको मारपीट मतलब बहुत गंदे गंदे शब्द यूज किए जाते थे। लेकिन उसके लिए क्या था कि हम चुपचाप सहते थे, हम सोचते थे कि नहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमें लड़की हुई है। पर लेकिन ऐसा नहीं है, लड़की और लड़का का होना तो वो पुरुष पे निर्भर रहता है, क्योंकि उसमें तो सबको मालूम है कि दो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जो एक्स वाई होते हैं। लेडीज में तो केवल एक्स होते हैं, जेंट्स में ही दो होते हैं। तो इसका तो सारा जो श्रेय है तो लड़कों पे जाता है, लेकिन घर की जो औरतें हैं या उसके सास ससुर है उसके पति हैं, हर जगह मतलब औरतों को ही मतलब कहा जाता है कि नहीं कि तुम ही गलत हो, तुम ही मतलब कि बस लड़की है मतलब इस घर की संतान नहीं देते हो। तो इस जगह पे वहां पे उनको आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए कि इसमें हमारी क्या गलती है। मैं यही बोलना चाहूंगी। भारतीय समाज में, हमारे भारतीय समाज में लड़कों को जी जी। मतलब हमारी पीढ़ी बढ़ाने वाला, या कह सकते हैं कि खानदानी, खानदान को आगे चलाने वाला, लड़कियों को पराया धन माना जाता है। इस पर आपका क्या विचार है? खुलकर बोलिए, जो भी आपके मन में है वो पूरा बताइए। जी जी। नहीं, इस पे मैं बोलूंगी कि लड़की को पराया धन माना जाता है, लेकिन लड़की पराया धन होती नहीं है। कोई कोई लड़के ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, और वही लड़की होती है जो अपने माँ बाप को मतलब हमेशा साथ में रखते हैं। तो मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ कि लड़कियों को पराया धन नहीं माननी चाहिए। और लड़कों को जो हम बोलते हैं कि खानदान की वारिस से, कैसा खानदान की वारिस? जिस माँ ने आपको 9 महीने गर्भ में रख के जन्म दिया और जिस माँ ने आपको उस धूप से उस छांव से बचाया, और उस माँ को आप जब आपकी जरूरत पड़ी तो आप घर से निकाल देते हो, वृद्धा आश्रम में डाल देते हो, उससे आप नफरत करने लगते हो। कहीं खाने पे जाना हो, अरे वो बुढ़ी है उसको घर में छोड़ दो, और खुद अपने बीबी के साथ मतलब बच्चे के साथ बाहर चले जाते हो। तो फिर ऐसा कैसा खानदान, ऐसा कैसा संतान जो अपनी माँ को ही ना समझे? तो इसके लिए माँ, लड़का और लड़की दोनों एक समान है, नहीं नहीं लेकिन, मानना चाहिए ऐसा, ये नहीं नहीं गलत नहीं, है। आपने सही कहा। मगर जो जी। जो बूढ़ी माँ प्रताड़ित हो रही है या अकेली रह रही है, उसके पीछे भी तो एक औरत का ही हाथ हुआ ना फिर।
हाँ हुआ नहीं, हर जगह तो नहीं होता है ना। अगर वो औरत उसकी गलत है, वो बोल रही है अपने पति को ऐसा, उसके पति को समझाना चाहिए कि ये माँ है, माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस तरह तुम्हारे लिए वो माँ है तो हमारे लिए भी तो वैसे ही माँ है ना। तो ऐसे समय में क्या है कि उसकी बीवी की भी आयु रहती है, वो अपने बीवी को सजा दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं नहीं मैं अपने माँ के ही साथ रहना चाहूंगा। बट उस समय लड़का भी इतना मतलब अंधे हो जाते हैं कि मतलब वो बीवी की बात मान के गलत करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब हर आप औरत भी वैसी नहीं होती, तो हर। नहीं, जी। आप सही कह रहे हैं कि लड़का भी जिम्मेदार होता है। मैं तो दोनों को ही जिम्मेदार मानता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ वो, हाँ वो तो। अगर एक महिला का लड़की पैदा होती है उससे, तो उसे कौन प्रताड़ित करता है? उसका सास। और अगर लड़का होता है तो उसे कौन खुशी देता है? सास। सास ही देती है। यानी मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि औरत के शोषण या अत्याचार के जो वो है मुख्य कारण है, वो एक महिला ही है। ये आप ये मानते हैं? या फिर हाँ या या, हाँ, खुद या महिला फिर होके हम महिला को मतलब ऐसा करते हैं। या फिर आप ये जी। कहना चाह रहे हैं कि महिला अशिक्षित होने के कारण, जैसे कि अभी आप शिक्षित हो गए हैं, आपके इन फ्यूचर आप अपने बच्चे की शादी करेंगे या आपके रिश्तेदारी में कोई लड़की होगी, आप उससे इस तरह का व्यवहार तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप शिक्षित हो चुके हैं। और यहीं पर अगर यस यस। आपके सासू या आपके मम्मी की बात करें, तो हो सकता है वो आपके भाभी के साथ या आपकी सास आपके साथ गलत व्यवहार कर सकती थी, क्योंकि वो उतनी शिक्षित नहीं। हाँ वो तो सही बात है। मतलब यहाँ पर मेन कारण तो यही हुआ ना कि शिक्षा, यानी हम अगर जब तक हाँ मेन। महिला समाज शिक्षित नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत इसलिए है कि जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। आज भी शिक्षा नहीं हो सकती है। जो बनी हुई है भारत की शिक्षा व्यवस्था, वो पुरुष प्रधान शिक्षा व्यवस्था है। आप उठा के देख लीजिए। हाँ वो तो है। फिर भी है, अभी भी है कि मतलब कुछ क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है, मतलब है प्रयत्नरत हाँ है कि मतलब कर रही जी है। जी जी हाँ। जी। तो आप आप वही वही तो स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण या उनका अधिकार मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिससे सभी समाज यानी हमारा पूरा भारतीय समाज तेजी से आगे बढ़े और हमारा देश विकास कर सके। अगर समाज का एक भी हिस्सा, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे महिला हो या फिर आदिवासी लोग हो या कोई भी समाज हो, अगर उस समाज जी जी। अगर एक भी हिस्सा छूट जाएगा तो कहीं ना कहीं तो नाकामी रहेगी ना, हमारा देश उतना विकसित नहीं हो पाएगा ना। अगर नहीं नहीं, सही बात है। अगर एक एक पहलू ये है, ये सपोज दैट ये महिला है और ये आदिवासी महिला है, ये एक साधारण महिला है, सामान्य परिवार की महिला है, ये आदिवासी महिला है। अब ये तो पढ़ लिख ले गई और ये नहीं पढ़ी, ये महिला नहीं पढ़ी है और ये पीछे रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी तो शोषण होगा ना। इस हाँ जरूर है। यहाँ भी इस महिला का शोषण होगा। और दूसरा दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि पढ़ाई करने के बाद या शिक्षित होने के बाद महिलाएं भी पुरुष प्रधानता को बढ़ावा देती हैं? इस बात को आप स्वीकार करते हैं? हाँ ये बात को तो स्वीकार करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है ना जहाँ की लड़कियां शिक्षित होते हुए भी उसको अशिक्षित के जैसा मतलब चुप रहना पड़ता है। कभी मैं कभी आपसे हमारे वही तो जिंदगी कह में रहा ऐसे हूँ। मोड़ आ जाते हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि महिलाओं जी जी। भी एक प्रकार से पुरुष प्रधानता का विचार उत्पन्न होता है। जैसे कोई, जी जी। मैंने भी देखा है गांव में क्या होता है, अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की शादी करती है या कोई पढ़ी लिखी भाभी आती है या बहू आती है, तो उसका क्या रहता है कि मतलब वो पुरुष प्रधानता की तरह अपने आप को ट्रीट करने लग जाती है कि और औरत जो अनपढ़ औरत है या जो जी जी। परिवार में अनपढ़ है, उनके साथ वो इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो अछूत है या अलग है। ऐसा व्यवहार क्यों? ये भी तो गलत है ना।
हाँ, ये एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करने चाहिए उनको तो। और ऐसा करने चाहिए कि अगर वो अनपढ़ है तो उसको हमें यार पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए कि अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं पढ़ लिख ली लेकिन मेरी भाभी नहीं पढ़ी है, तो उसको हम पढ़ने के लिए उसको हम प्रेरित करेंगे। लेकिन उसको हम अलग व्यवहार से देखेंगे कि अरे वो मूर्ख है, वो क्या है, मतलब मेरे सामने तो वो कुछ नहीं है, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो यहाँ पे वो लड़की गलत है। यहाँ पे वो अपने शिक्षा का मतलब गलत इस्तेमाल कर रही है, जो कि शिक्षा का हमेशा सही इस्तेमाल होनी चाहिए। आपने गणित से आप एमएससी कर रहे हैं और उससे पहले आप बीएससी कर चुके हैं। आप उन जी जी। से क्या कहेंगे जो साइंस से पढ़ रही हैं, जो मैथ से पढ़ रही हैं, उन्हें कैसे अपना करियर आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए? मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर उनकी इच्छा है, उनकी अभिलाषा है कि मैं गणित से पढूं, लेकिन फैमिली इकोनॉमिक के कारण या घर में कोई सपोर्ट नहीं उसके कारण वो अपने सपने से पीछे हटने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं मम्मा पापा ने कहा आर्ट्स ले लो तो वो ले लेते हैं। लेकिन उसके अंदर से इच्छा होती है कि नहीं, मुझे बीएससी गणित से ही करना था। तो उनको मैं यही बोलूंगी कि चाहे कोई हमें सपोर्ट करे या ना करे, फिर भी हमें खुद के लिए स्टेबल होना जरूरी है, और खुद हम उस चीज को करेंगे। अगर हमें कोई कहीं पे क्लास ट्यूशन नहीं लगा रहे हैं तो हम खुद से पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी जो होता है मतलब सबसे बेस्ट स्टडी होता है, जो कि हम खुद से पढ़ के हम बीएससी तो क्या पीएचडी बहुत आगे लेवल तक की हम डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। तो मैं बस यही है कि मेहनत हमें थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जब हम मार्गदर्शन करने वाले सही रास्ते नहीं दिखाते तो हम भटकने लगते हैं। लेकिन जब पुस्तक जो होती है हमें सही मार्गदर्शन ही हमेशा दिखाती है, सही दिशा ही दिखाती है, तो हम पुस्तक का सहारा लेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे मतलब नोट्स अवेलेबल है गूगल पे। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बने हैं जो घर बैठी महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत ही मदद करती है। तो मैं उनको बोलूंगी अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, आप खुद से पढ़ो। आपको हेल्प की जरूरत है, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करो, आप करो, लेकिन आप पढ़ाई करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। अगर आपकी इच्छा है गणित लेना तो फिर आप गणित ही लो, मन मार के हम दूसरा सब्जेक्ट लेके फिर आगे जाल के फिर एक हाउसवाइफ बन के रहना। मैं पढ़ने को तो चलो मैं ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मैं हाउसवाइफ हूँ और फिर घर के लोगों से ताने सुनूं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप गणित से पढ़े हुए हैं और हिंदी साहित्य के प्रति आपका रुझान या ये कब से आया और क्यों आया? मतलब एक होता ना कि जो गणित और साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम तो ये चीजें क्या उनके लिए इस तरह एक मनहीन भावना से देखते हैं, वो हिंदी को या आर्ट वाले बच्चों को ऐसी भावना से देखते हैं कि मतलब वो अछूत है या दलित है, इस तरह की भावना से देखते हैं। आखिर ये भी तो गलत है ना? नहीं, हाँ, ये आपने कहा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हिंदी आसान है, तो हिंदी भी आसान नहीं, वो तो और भी कठिन है। हम जिस चीज को पढ़ने लग जाते हैं ना वही चीज हमारे लिए वो आसान हो जाती है। जब तक हमने गणित को देखा तक नहीं था तो हमें भी यही लगती थी कि अरे वो बहुत हार्ड है, पर सुन के लगता था कि अरे वो आर्ट तो बहुत ईजी है। लेकिन अब आर्ट में भी जाके देखो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं कि उसमें भी मतलब गणित से भी ज्यादा वो डिफिकल्ट होती है हमें समझने में। तो सारे सब्जेक्ट का एक अलग ही महत्व है हमारे जीवन में, और सारे सब्जेक्ट जरूरी है। हाँ, ये है कि जिसका जिस सब्जेक्ट के प्रति रुझान होता है वो वही विषय लेकर पढ़ते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हम किसी को नीचा दिखाए करे वो हिंदी से कर रहे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई हूँ तो मैं ही सबसे तेज, वो हिंदी से पढ़ के आई तो क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा एक ट्यूशन पढ़ा सकती है, मतलब ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं, भाषा से मतलब हमारी पहचान नहीं होती है, पहचान तो हमारी योग्यता से होती है। अगर जी। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास योग्यता है, तो हम बहुत सारे भाषा सीख सकते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश बोलने ही आता है और हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, कोई पूछ दे कि A+B का होल स्क्वायर क्या होगा तो वहां पे हम सुनने हो जाते हैं। तो फिर क्या मतलब ऐसे इंग्लिश टॉकिंग का, फिर क्या मतलब ऐसे हिंदी बोलने का जब हम किसी की मदद ही नहीं कर पाए। भाषा तो वो होती है कि जो कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, हम एक दूसरे की समस्या को हम मतलब दूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने भाषाओं को मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया में तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। और रहा मुझे तो, मैं तो पहले मतलब ऐसे सोचती थी, मेरे में पहला ख्वाब था कि जब देखती थी ना पेपर में समाचार पत्र
में किसी का कविता आती थी तो सोचते थे कि काश मैं भी ऐसा कर पाती, मतलब मैं काश में ही जीती थी। पर जब बीएड की तो उस समय मतलब सर ने कहा था कि आप मतलब कि महिला सशक्तिकरण पे मतलब स्पीच देना था उस समय। तो मैं भी सोची कि दूं नहीं दूं, क्योंकि उस समय स्टेज पे देना था तो थोड़ी नर्वस तो होना ही था कि फर्स्ट टाइम माइक पकड़ना और स्टेज पे उतने लोगों के भीड़ में देना, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट प्रोफेसर सब आए थे। तो फिर भी मैं बोली कि करने से क्या नहीं होता है, एक बार करके देखते हैं। तो फिर हमने किया तो बहुत ही अच्छे से किया, हमें मतलब स्टेज पे सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट मिले तो बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद ये लॉकडाउन आ गई, कॉलेज भी बंद हो गए, सब बंद हो गए और आराम से ऑनलाइन पढ़ाई की। तो उस समय मतलब धीरे धीरे मतलब एक दो कहानी अपने मन से मैं लिखना शुरू की थी। तो जब एक दो कविता लिखी तो मेरी कॉलेज की एक प्रिंसिपल थी ना, तो मुझसे मैं मजदूर दिवस था, मतलब कि 1 मई थी, तो मैंने एक मजदूर के ही बारे में लिखी थी और एक टीचर के बारे में लिखी थी। तो पर मैं सोची कि मजदूर के बारे में अभी मैम को नहीं भेजती, टीचर के बारे में भेजती हूँ। जब मैंने टीचर के बारे में लिख को मैम को भेजी तो मैम बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि 3 साल तक के मतलब के स्टूडेंट के ग्रुप थे, सारे ग्रुप में मतलब उन्होंने भेजा कि मतलब मैं डियर स्टूडेंट मनीषा ने ये शिक्षक के बारे में लिखा है। तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग बोलने लगे कि तो मतलब कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ मैं लिख सकती, ऐसा कर सकती। तो मैम बोली कि मनीषा आप इतना अच्छा आपका विचार है एक शिक्षक के बारे में, तो फिर आप कोशिश करो लिखने की। मैं बोली कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। पर उस समय मैं पता लगाने की कोशिश की थी कि कैसे मतलब कि प्रकाशित करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से पूछी भी, एक दो मतलब कि, तो लड़कियां क्या होती है कि एक दूसरे को देख के जलने लगते हैं कि नहीं मेरे ही मैं ही आगे रहूं, वो आगे ना बढ़े, ऐसा हो जाता है। तो मैं बोली कोई बात नहीं। और मैं पहले फेसबुक यूज नहीं करती थी तो उतना मुझे जानकारी नहीं थी, मैं बस अपने आप से पढ़ाई से मतलब रखी और अपने घर से, उसके अलावा उतना ध्यान ही नहीं देखती थी आगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब बहुत सारे मतलब लिख ली थी और फिर सोचे कि कैसे प्रकाशित होता है। तो एक बार ना हमारे मतलब कॉलेज के सर बोले कि फेसबुक पे ना बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई के मतलब ग्रुप्स हैं, आप उसमें ज्वाइन क्यों नहीं होती। मैं बोली कि घर से अलाउ नहीं है इसके लिए नहीं। तो बोले ऐसे कैसे अलाउ नहीं, फेसबुक तो बहुत अच्छा लर्निंग टूल है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है देखती हूँ। तो फिर मैंने 2020 में, अभी 2 साल पहले 2020 के अक्टूबर में मैंने फेसबुक ज्वाइन किया। तो वहीं से देखी कि 2-4 ग्रुप ऐसे थे जहाँ पे हिंदी साहित्य के लिए मतलब ऐसे बढ़ रहे हैं। तो मैंने एक न्यूज़पेपर वाले को बस ऐसे ही नॉर्मल मेल की थी कि मतलब देखती हूँ कि होगी प्रकाशित कि नहीं होगी, मतलब विश्वास तो नहीं थी कि मैं उतना अच्छा लिख पाऊंगी, इतना शुरुआत ही था। तो देखिए तो मुझे मतलब कि मेरी मतलब रचना प्रकाशित हो चुकी थी और फिर मैंने मैम को भेजी तो ग्रुप में सब लोग मतलब कि बहुत शाबाशी दिए, बोले कि बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब बोलूं तो 100-150 से अधिक ही मेरी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। मतलब अब राज्य 29 राज्य है तो ज्यादातर मुझे 20 राज्यों के न्यूज़पेपर में तो मेरी रचनाएं अभी तक आ चुकी है, जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो भी मतलब कर दिखाया। मेरा बस सपना एक था कि मेरा एक शौक था कि एक रचना मेरे न्यूज़पेपर में आए और मैं आज एक मतलब कि साहित्य संपादिका बन चुकी हूँ। तो मतलब ये मेरे लिए खुद में मतलब गर्व की बात है कि हाँ मैं मैथ साइंस करके मैं कर रही हूँ। तो वो मेरा एक शौक था और मैं मतलब हिंदी का बहुत सम्मान करती हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो घोषित नहीं हुई, मतलब उसके घोषणा के लिए तो बहुत कुछ हुआ था पर अभी तक तो उसको मतलब उतना अधिकार नहीं मिला है। फिर भी अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश है तो कितना भी है तो हमें विदेशों से दिया है। तो हमारी जो हमारे देश का जो स्वदेशी भाषा है हिंदी, तो हाँ हिंदी के लिए तो मर मिटने को भी तैयार है। हिंदी दिवस आती है तो उसमें भी मैं मतलब कि कविता बोलती हूँ, उसपे मतलब कि लिखती हूँ आर्टिकल। तो इसके लिए मुझे वो हिंदी पसंद है। मेरा बीएड बीएससी अभी एमएससी सारे इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में ही आगे बढ़ूँ। बहुत अभी बढ़िया। भी कोई मुझे इंटरव्यू होती है कुछ भी तो सामने वाले इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में मैसेज करते हैं, बट मैं उसका रिप्लाई हिंदी में देती हूँ। बोलते हैं कि क्या मैम आप बीएड करके इंग्लिश मीडियम से और हिंदी बोलती हूँ। बोली नहीं, हिंदी से मुझे प्यार है, हिंदी हमारी देश की भाषा है तो मैं हिंदी ही बोलूंगी। ओके ऐसा ओके। है मेरा। अब मैं इस संवाद को यहीं पर समाप्त करने की ओर हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा जी जी कि आप हिंदी साहित्य पर आप जो अपना योगदान दे रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और यूं ही देते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृ, धन्यवाद। तो इसे आगे बढ़ाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। और लास्ट में अगर आप जी जी संदेश देना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, सरकार को कोई सलाह देना चाहते हैं या आम जनता से आप कुछ आग्रह करना चाहते हैं तो आपके पास समय है, तो आप
दे दीजिए, जो भी आग्रह, जो भी संदेश, जो भी कुछ कहना है आपको, आप वो कह सकते हैं। जी, 100 बात की एक बात बस यही कहना चाहूंगी यहाँ पे कि महिला जो दूसरों के ऊपर जो मतलब ठोकते हैं कि वो गलत है, वे हमें गलत करते हैं और महिला सशक्तिकरण नहीं है, सरकार हमें ये नहीं करते, तो आजकल महिला में ऐसी सोच हो गई ना, सरकार बोलेंगे कि तुम्हें इतना इस जगह पैसा मिलेगा तो ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार कोई प्रोग्राम मतलब कि लॉन्च करते हैं या कंप्यूटर ही उसको फ्री शिक्षा देते हैं, तो बोलेंगे नहीं कंप्यूटर भी सिखा प्लस मुझे पैसे भी दो पर मंथ, तो ही मैं मतलब कि करूंगी। तो ऐसा नहीं, पैसे को साइड में रख के पहले अगर हम खुद शिक्षित हो जाएंगे, अगर हमारे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी अपने आप ही आ जाएगी, जहाँ सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी तो होती ही है। तो इसीलिए महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, अपने प्रतिभा को मतलब आगे बढ़ाने की, अपने आप को पहचानना जरूरी है, हमारे अंदर क्या शक्ति है, हमारे अंदर क्या खूबी है, उसको हमें पहचानना है, ना कि हम दूसरे पे ब्लेम करेंगे कि वो हमारे लिए गलत थी। आजकल आजकल की महिलाएं तो सरस्वती ग्रहण या धारण करने के बाद या अच्छी प्राप्त करने के बाद, उसके बाद वो अपने घर वालों से या एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जो अच्छा खासा मतलब लक्ष्मी का वो हो, मतलब मालिक हो। ये किस प्रकार से हाँ, है? ऐसा ये नहीं, भी तो गलत है, इसका ये तो भी तो मैं गलत है ना। पूर्ण रूप से गलत है, गलत है, इसका मैं सहयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकती हूँ। अगर जरूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ लिख लिए हो तो हमारे सामने वाला मतलब क्या होता है ना कि एक पुरुष है, अगर महिला उसकी बीवी मूर्ख है तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन कुछ महिला में ऐसी मानसिकता होती है ना कि बोलती है कि अरे मैं ग्रेजुएट हूँ तो हमारे मतलब कि हस्बैंड उससे भी हाई प्रोफाइल के होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ऐसा नहीं हूँ, अगर आज मैं मास्टर कर रही हूँ तो मेरे पति अभी 12th किए हैं, तो मैं उनसे ये कंपेयर नहीं करती हूँ कि अरे मेरे पति 12th किए और मैं मास्टर कर ली, अरे मतलब वो मेरे लायक नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आज जो भी कुछ है तो हम उनके ही बदौलत है ना, अगर आज वो हमें नहीं पढ़ाना चाहते, नहीं आगे बढ़ाना चाहते, तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसके लिए मतलब मैं बोलूंगी कि महिला को ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, मतलब समान हिस्सेदारी देना चाहिए। अगर हमें पुरुष हमें एडजस्ट कर सकता है, जब मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, तो जब मैं आगे ज्यादा पढ़ लिख लेती हूँ तो मैं क्यों पुरुष को धमकी दूं या मैं क्यों ताना दूं। तो मतलब वैसी महिला के तो मैं हमेशा खिलाफ थी और आज भी खिलाफ हूँ कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और एक और चीज मैंने सुनी है, ये सवाल शायद मैंने आपको पहले बोला कि खत्म करता हूँ संवाद को, लेकिन मेरे दिमाग में उपस गया है, तो मैं पूछ ही लेता हूँ। जी जी। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मैंने देखा है, दहेज के कारण बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां आत्महत्या कर लेती है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस पर आपका विचार है कि इस दहेज को क्यों स्वीकार लोग करते हैं? ये दहेज क्यों सही है? मैं तो बस दहेज लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरे जो लड़कियां बोलती है अपने घर वालों से कि मुझे दहेज चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। दहेज लेना और देना जो बोलते हैं दोनों कानूनन अपराध है। कितना भी सरकार इसके कानून नियम बना दिए हैं कि दहेज लेने वाले को जेल मिलेगी, दहेज देने, लेकिन खुद ही लड़की के माता पिता बोलते हैं कि अरे मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, मैं उसको 15 लाख दहेज दूंगा। तो इस जगह तो खुद लड़की भी तो वहां पे उसके फैमिली भी तो गलत हो जाते हैं ना। तो ना दहेज लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए। मतलब हमारे गांव में भी एक दीदी लगेगी, उनको भी देखी हूँ कि दहेज के कारण उनके सास ससुर ने जला दिए। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा आज ना कल तो आ जाएगा। अगर हम बहू को, शिक्षित बहू को हम घर में लाएंगे तो आज हम दहेज लिए हैं तो 2-4 लाख रुपया घर में आए हैं, 1-2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। अगर हम एक शिक्षित बहू को अपने घर पे लाते हैं तो हमें जिंदगी भर वो पैसे देगी, भले ही वो जॉब ना करे, वो पैसे ना दे, बट उसकी जो सोच रहती है वो एक अलग ही होती है। वो अपने बच्चे को तो शिक्षित कर सकती है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बच्चे को बाहर ट्यूशन दूसरे के पास भेजेगी या बाहर कहीं भेजेगी। और क्या होता है यहाँ पे कि मतलब हम, अगर हम बीवी बीबी हो या औरत हो बीमार होती है तो उसके लिए एक लेडीज डॉक्टर ढूंढते हैं, कह रहे वो महिला होनी चाहिए, मैं जेंट्स के पास नहीं जाएंगे दिखाने। लेकिन वही घर की महिला होती है तो उसको हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब दोनों को, मैं तो बोलूंगी दहेज लेना ही नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि मुझे शिक्षित चाहिए। अगर ये नियम लागू हो जाए तो हर माँ बाप अपनी बेटी को शिक्षित करेंगे, और उनके मन में ये भी डर रहेगा कि हम अपने बेटी को शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी।
और हर मतलब कि लड़के को मैं कहना चाहूंगी कि वो दहेज नहीं ले। और क्योंकि अगर वो दहेज लेते हैं, अगर उनके ऊपर केस हो जाए तो उनकी जेल भी हो सकती है। लेकिन समाज में क्या है कि अपने मान प्रतिष्ठा के कारण लोग ऐसा करते नहीं है, जो कि हम और आप ही मिलकर मतलब इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई दूसरा इसे बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो अगर इसे रोकना है तो हमें ही कदम उठाने चाहिए, और हमें कदम खुद के लिए खुद के घर से उठाने चाहिए। और ये कदम मैं बोलूं एक महिला होकर तो मैं ये उठा चुकी हूँ। और पूछेंगे कैसे, तो मेरी भी जब शादी हुई तो मतलब डिमांड थी कि 3-4 लाख रुपया मतलब कि दहेज मिलेगा तो ही मतलब की शादी होगी। लास्ट मोमेंट पे ऐसा आया कि मतलब ये शादी ही नहीं हुई। मेरे जो नंदोसी होंगे उन्होंने कहा, यानी कि घर के ही जो लोग थे, बोले कि जब तक दहेज नहीं मिलेगी तो मैं शादी ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पति जो थे वो बोले कि नहीं, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अगर समझदार है तो फिर मैं मतलब कि बिना दहेज की ही शादी करूंगा। तो उसके लिए मुझसे टेस्ट लिया गया था। बोले कि अगर ये एग्जाम पास कर गई तो फ्री में होगा शादी, अगर एग्जाम पास नहीं की तो मतलब जो डिमांड था वो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब कि शादी कैंसिल होगा। लेकिन हाँ, लेकिन तो ऐसा सुनिएगा हुआ, फिर सुनिएगा टेस्ट लिया गया तो। सुनिएगा, जो जी जी। इस टाइप की जो शर्त रखी है आपके सामने कि ये पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एग्जाम देगी, ये पास, ये भी तो गलत है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि चाहे लड़के हाँ, गलत अनपढ़ हो, गलत है। सुनिएगा सुनिएगा, चाहे लड़की अनपढ़ हो या लड़का अनपढ़ हो, कोई कुछ भी हो, जब आप शादी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं और आप अपने मन में ये सोच के बैठे हैं कि मैं वहां से इतना पैसा कमा लूंगा या जी जी। दहेज में ले लूंगा, तो फिर आपके बराबर मूर्ख कोई नहीं है, मेरा खुद का ही मानना है। और दूसरा, हम किसी के यहाँ से शादी के लिए जा रहे हैं, ना कि हम अपना बिजनेस करने के लिए नहीं जा रहे, ना वही हम कोई प्रॉफिट कमाने के लिए जा रहे हैं। इस टाइप के मान, भारतीय समाज के लिए अध्याय है। मैं तो भारतीय समाज के लिए इसे कलंक मानता हूँ। जो भी लोग दहेज लेते हैं, जो भी लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, वो मेरे नजरों में इंसान नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यही चीज आप कल आपने बोला कि आपके आपसे ये बोला कि अगर आप परीक्षा पास कर लेंगे तो ही हम आपसे शादी करेंगे या दहेज नहीं लेंगे, ये तो, ये भी तो गलत है। आप ये कहिए कि भविष्य में मेरे जितने भी जानकार रहेंगे या मेरे मुझे जो भी जानेंगे या परिचय रहेंगे, मैं सबसे बोलूंगा कि इसलिए है क्योंकि आप एक शादी का बंधन या रिश्ता के जा रहे हैं, ना कि व्यापार करने। आप इस तरीके से कहेंगे तो लोग समझेंगे उसे। ये बात और दूसरा, हम दहेज के कारण किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये तो गलत है ना, साफ साफ। गलत है, इसमें गलत है दोनों परिवार का। सबसे पहला क्या होता है कि वो लोग अपने समाज में चाहते हैं कि उनका जो एक रुतबा होता है ना, चाहते हैं कि मेरे बेटे को इतना दहेज मिला, मेरा नाक सर नहीं झुकना चाहिए, वो ये चाहते हैं। अगर आप जो बोल रहे हैं कि दोनों अनपढ़ हो, दोनों के पास पैसा नहीं है, फिर तो लड़की के माँ बाप को भी वैसा डिमांड नहीं करना चाहिए ना कि मेरी लड़की को इतना गहने आएंगे, इतना गहने आने ही चाहिए। नहीं आया तो अपने दामाद को, कितने लोग होते हैं कि घर में बांध देते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं लेके आए हो, उसको लड़की से मिलने नहीं देते, फिर बाद में शादी तोड़वाते हैं। तो यहाँ पे ये भी तो गलत है ना। आप गहना कपड़ा ये सब मतलब कि वो मायने नहीं रखता है वहां पे। अगर आप, मैं जो बोल रही थी मेरी बात वहां पूरी नहीं हुई थी। वहां पे मैं जी जी, बोलूंगी कि कहिए हमारे कहिए। ससुराल के फैमिली वालों ने ऐसा कहा था, जो कि वो मतलब पुराने ख्याल के लोग हैं। लेकिन अगर आप, हमारे पति पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने उन लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा। और उन्होंने, अगर मुझे मालूम है, अगर मैं एग्जाम में पास भी नहीं करती तो वो तो शादी कर दे, क्योंकि वो शिक्षित थे, तो उनको जी जी समझ था। वो बोले थे, खुद ही शुरू से ही मतलब दहेज के खिलाफ थे। मेरी सास के 3 लड़के हैं, लेकिन पहला ही बीच वाली मैं हूँ कि मतलब कि मेरे में वो दहेज ना लिए हैं ना हमारी मम्मी ने दिए हैं। और दोनों लड़के को मतलब दहेज लिया भी गया है और गहने मतलब गए भी हैं। तो ऐसा है, तो शुरुआत तो हमने की है, तो फिर अभी भी मतलब कि ऐसा होता है, कभी कभी सुनने को मिलता है कि अरे मतलब शादी में क्या लेके आए थे। मैं बोली कुछ लेके नहीं आए थे, पर अभी तक हमने तो बहुत कुछ दे भी तो दिया है ना। तो ऐसा होता है, मतलब कि लड़की के माँ बाप को भी ऐसा डिमांड नहीं करने चाहिए लड़के वालों से कि हमें ये गहना चाहिए, हमें वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं सभी पाठकों से और सभी थैंक दर्शकों यू। से ये कहना चाहूंगा कि दहेज हमारे भारतीय समाज में काला कलंक है। अगर आप दहेज लेने के मूड में, यस। तो इस मूड को बदलिए और एक शिक्षित इंसान बनिए और इंसानों जैसा व्यवहार करिए। क्योंकि आप जिससे भी शादी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो वो भी एक इंसान ही है।
अगर आप ये सोचकर यस शादी करके दहेज ले लूंगा, तो ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है। धन्यवाद। यस यस। नमस्कार, थैंक यू।